गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। यह है साइबर क्राइम। हम सभी जानते हैं कि 21वीं शताब्दी टेक्नोलॉजी का युग है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी पे काफ़ी काम हो रहा है और हमारे सारे काम कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट इनके माध्यम से ही हो रहे हैं। सारी ऑनलाइन सर्विसेज, सारे ऑनलाइन काम में हम देखते हैं इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का प्रयोग होता है। लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा होगा कि घरों से रह के अब सारी पढ़ाई हमारी ऑनलाइन मोड में चली गई, बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन मोड में चला गया, व्यापार हमारा ऑनलाइन मोड में चला गया। इसके पहले शुरुआत हुई थी, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं, इसके लिए कि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या हुई है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का हमने प्रयोग किया, विज्ञान का सिद्धांत यह है, विज्ञान के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। विज्ञान ने साफ कहा है कि हमने चाकू बनाया है, सब्जी काटने के लिए भी बनाया है, और चाकू का आप दुरुपयोग अपराध में भी कर सकते हैं और करते हैं लोग। अब ये करने वालों की गलती है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हुई, इंटरनेट का प्रयोग शुरू हुआ और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर दिया। घर बैठे हम सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके साथ आपने देखा होगा इसका दुरुपयोग भी चालू हो गया और यही कहलाता है साइबर क्राइम या साइबर अपराध। ये एक नए प्रकार का अपराध है, बिल्कुल अपराध का नया ट्रेंड है जो कि पिछले 20-25 सालों से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं उन सभी को साइबर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जेम्स स्नेवेटजर ने कहा था, वह अपराध जिसमें कंप्यूटर उसके संघटक भागों को नुकसान पहुंचाया जाए। यानी कंप्यूटर को और उसके संघटक भागों को अगर अपन नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान ये नहीं कि आपने कंप्यूटर तोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपका कंप्यूटर है लेकिन उसमें हमने इंजेक्ट कर दिए वायरस और वो वायरस ने क्या आपके कंप्यूटर के फंक्शन को खराब कर दिया। जब तक आप वायरस का निराकरण नहीं करेंगे, वायरस को ख़त्म नहीं करेंगे, आपका कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं होगा और उसमें आपके जितने डेटा हैं वो भी करप्ट हो जाते हैं। ये कहलाता है साइबर अपराध। वी पार्कर कहते हैं, कोई भी अवैध कार्य जिसके करने से या जांच पड़ताल करने या परिचालन करने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक होता है, मतलब कोई भी अवैध कार्य जिसके करने से या जांच पड़ताल करने के लिए या परिचालन ऑटोमेशन करने के लिए आपको कंप्यूटर आवश्यक है। यानी अपराध का वह प्रक्रिया, अपराध का वह कार्य जो आप कंप्यूटर के प्रयोग से करते हैं और वो अवैध है। जैसे किसी के बैंक से पैसा ट्रांजेक्ट कर लेना अपने अकाउंट में कंप्यूटर के थ्रू, है ना, ये आपका कहलाएगा साइबर अपराध। अब न्यायिक रूप से, लीगल रूप से देखें, कंप्यूटर इसका मेन टारगेट होता है। इस अपराध में कंप्यूटर मेन टारगेट होता है। कई प्रकार के वायरस इसमें फैला दिए जाते हैं जिससे आपके डेटा, आपके जानकारियां पूरी करप्ट हो जाती हैं। इसमें दूसरा एक, जहां आपने कहा कि कंप्यूटर एक मेन टारगेट है, वहीं कंप्यूटर यूज एज ए वेपन, कंप्यूटर का प्रयोग एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। साइबर अपराध में दो चीज़ें, कंप्यूटर को डैमेज करना, मतलब कंप्यूटर मेन टारगेट रहता है अपराधियों का। दूसरा, अपराधी कंप्यूटर को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, एक वेपन के रूप में प्रयोग करते हैं। और 2000 में इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी के तहत इसमें सारे मामले दर्ज किए जाने लगे साइबर अपराध में। इंटरनेट का उद्भव अमेरिका ने किया था। सबसे पहले थोड़ा जानना चाहेंगे हम, इंटरनेट का उद्भव अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में, पेंटागन जो अमेरिका का प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय हेड ऑफिस है, वहाँ इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में। सोचिए, बहुत पहले हुई थी, 1969 में, यानी आज से 51 साल पहले। और नेटवर्क प्रणाली, जिसको कि इंटरनेट कहते हैं, हिंदी में कुछ लोगों ने उसका अनुवाद किया है अंतरखाना, भारत में 1987-88 में इसका पदार्पण हुआ। भारत में इसकी शुरुआत हुई इंटरनेट की 1987-88, यानी लगभग 20 साल के आसपास, 18 साल बाद, 18 से 20 साल के बीच में भारत में आ पाया। जनसाधारण के लिए, हम आम पब्लिक के लिए 15 अगस्त 1985 को, 15 अगस्त 1995 को, 88 में तो भारत में इंटरनेट आया और 15 अगस्त 1995 को गेटवे इंटरनेट उपलब्ध हुआ। ये आम जनता के लिए इसकी सेवाएं लागू की गई। अब आप देखेंगे सत्यम इन्फो ने इसकी शुरुआत करी थी। C
सेवा दे रही थी, सी डॉट के नाम से सेवाएं दे रही थी। इसमें 40% उपयोग होता है। आज स्थिति यह है कि इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी का हर व्यक्ति उपयोग कर रहा है। आपके मोबाइल फोन में अगर इंटरनेट नहीं है तो आपको पिछड़ा हुआ माना जाता है। और है भी, इंटरनेट से आपको सारी जानकारियां, सारी सूचनाएं, सारी इंफॉर्मेशन, बाजार के रेट पता चलते हैं, शेयर मार्केट आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं, बैंक ऑपरेट कर सकते हैं इससे, आप ट्रेन की टिकट बना सकते हैं, ट्रैवल जानकारी मिल सकती है, कहीं भी आप बुकिंग कर सकते हैं, एटीएम के रूप में आपको बैंकिंग सेवाओं में उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेट के कारण सहज सरल हो गई। अब इसमें देखते हैं, सूचना ही चूंकि शक्ति है, इंफॉर्मेशन इज ए पावर। आज की डेट में इंफॉर्मेशन, सूचना ही शक्ति है। तो इसमें अपराध कैसे होते हैं? पहले डिजिटल हस्ताक्षर, ऑनलाइन खरीदी के रूप में, है ना, फोन फिशिंग होती है। ये सारी चीजें जो हैं ये इंटरनेट के माध्यम से की जाने लगी। आपके सिग्नेचर रहता था तो इंटरनेट में चूंकि आपको लेटर आता था उसमें सिग्नेचर नहीं होते, तो फिर हुआ कि डिजिटल सिग्नेचर किया जाए। तो कुछ खुरापाती तथ्य क्या है, आपके डिजिटल सिग्नेचर करा के उसमें डाल देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब हमारे यहाँ लॉकडाउन चालू हुआ था, चूंकि जौलपुर में 20 तारीख से चालू हुआ था कर्फ्यू, तो 27-28 मार्च को एक कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के हस्ताक्षर का लेटर डाला था साइट में। कुछ शरारती तत्वों ने डाल दिया कि लॉकडाउन के कारण इस बार सभी विद्यार्थियों को बीए मतलब स्नातक स्तर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड के सभी विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दे दिया गया। सारे उसमें बच्चे हड़कंप में कि बच्चों को लगा, घर में मेरी बेटी ने देखा है, पापा ये तो जनरल प्रमोशन हो गया। मैंने कहा नहीं, ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं। बाद में पता चला कुछ शरारती लड़कों ने डिजिटल सिग्नेचर जो थे रजिस्ट्रार के कॉपी करके उसमें डाल दिया और लेटर बना के डाल दिया था। तो ये डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में होता है। ऑनलाइन खरीदी में आपको पता नहीं चलता, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है और खरीदारी हो जाती है। फोन फिशिंग हो जाती है, फोन से फिशिंग हो जाती है। ये सारी चीजें जो हैं ये आज आपके डेट में कहीं भी अगर अपन देखेंगे तो इंटरनेट के दुरुपयोग हो रहे हैं। ये सब कहलाता है साइबर क्राइम। कई बार पता चलता आपने एटीएम से पैसा निकाला, आपका पैसा नहीं निकला, बाद में कोई और आया उसने निकाल के ले गया। या कई बार आपके एटीएम कार्ड के क्लोन बना लेते हैं लोग और उससे पैसा निकाल लेते हैं। आपसे फोन पे मांगते हैं ओटीपी। कई बार सहज उसमें बैंक वाला बोलता है कि मैं बैंक का एम्प्लॉइज हूँ, आपका रिकॉर्ड अपडेट करना है, आपका अकाउंट अपडेट करना है। हमने उसको अपना ओटीपी नंबर बता दिया और वो जो ओटीपी नंबर हमने बताया और आपको पता ही नहीं चलता, आपके ओटीपी नंबर बताने के साथ ही दूसरा व्यक्ति आपके पैसे से निकाल लेता है। तो हर दिन हर बड़े शहर में, मझोले कद के शहर, बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, छोटे शहरों में औसतन 10-15 रिपोर्ट जो है साइबर क्राइम की दर्ज हो रही हैं, जिसमें लोग आते हैं कि मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया। अभी एक नया ट्रेंड चला था, पेटीएम यूज कर रहे हैं, पेटीएम वॉलेट। उन्होंने कहा आपके पेटीएम वॉलेट को हम अपडेट कर रहे हैं और पेटीएम वॉलेट को अपडेट करने के रूप में यहाँ तक ये स्थिति होगी, बैंक के 2-3 एम्प्लॉइज भी पेटीएम वॉलेट में अपना पैसा गंवा चुके हैं। बैंक एम्प्लॉइज के परिवार ने, बैंक एम्प्लॉइज जो सबको बताता है कि आपको केवाईसी कॉलेज बैंक में ही आके स्पष्ट करना है, किसी को बताना नहीं केवाईसी, लेकिन बैंक वालों ने पेटीएम वालों को अपनी केवाईसी बता दी और उनके पैसा निकल गए। दूसरी चीज, साइबर क्राइम में नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। लोग बाग हमारी डेटा इधर से दूसरे दुश्मन राष्ट्रों को भी पहुंचा देते हैं, जासूसी भी हो जाती है। तो ऐसे साइबर क्राइम का ग्राफ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज साइबर क्राइम सभी को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको पाठ्यक्रम में भी रखा गया जिससे विद्यार्थी इससे अवेयर हो सके। इसी क्रम में आज आपके साथ एक और समस्या की बात करता हूं, जो है जेंडर इनक्वालिटी, लैंगिक असमानता। भारत में लैंगिक विभेद बहुत ज़्यादा है। वैदिक काल अगर अपन देखें पूर्व में, तो हमारे यहाँ पहले नहीं था। हमारे यहाँ किसी प्रकार की जेंडर इनक्वालिटी नहीं थी, लिंग के आधार पर कोई असमानता नहीं थी, लिंग के आधार पर पूरा समाज हमारा एक था। वैदिक काल में तो ये स्थिति थी कि भारत में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। वो शास्त्रार्थ करती थी, ग्रंथों का निर्माण करती थी, उच्च स्थिति थी। ऋग्वेद में तो ये कहा गया पत्नी ही घर है, वहां पे ये कहा जाता था पत्नी ही घर है, अगर जिस घर में पत्नी नहीं है वो घर नहीं है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल से थोड़ी गिरावट आना शुरू हुई। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को
थोड़ा कम आंकलन किया जाना लगा। बाल विवाह शुरू हुआ, उनकी शिक्षा में बाधा की, आपके लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बाल विवाह, अल्पायु में विवाह कर दिया जाता था। यहाँ से हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार शुरू हुआ। मध्यकालीन युग जब आया मुगल साम्राज्य में, तो बहुत बुरी स्थिति हो गई। मुगलों के अत्याचार के चलते महिलाओं को घर में बंधक बना कर रख दिया गया, उनको घर के बाहर निकलना उनको प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद आधुनिक युग आया। आधुनिक युग जो है हमारा मुगल काल के पतन के बाद शुरू होता है, जिसमें अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन में हमारे यहाँ के बहुत से समाज सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिए आवाज उठाई, जिसमें राजा राम मोहन जी का नाम सबसे पहले लिया जाता। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, महिलाओं को समानता, ऐसे कई इशू उठाए। सती प्रथा पे तो उन्होंने 1885 में एक्ट ही बनवा दिया कि यह सती प्रथा गैर कानूनी है। उनके साथ दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ईश्वर चंद्र विद्या थे, ऐसे कई बंगाल से जो शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करते कि अंग्रेजों ने भी इसमें बहुत सहयोग दिया। गांधी जी ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए। और जब हमारे यहाँ वो हुआ, आपको याद होगा आधुनिक काल में ही इतना हुआ, शिक्षा, नौकरी और आर्थिक रूप में इनको कोई अधिकार नहीं था। लेकिन 1937 तक आप देखिए कोई भी महिलाओं को न शिक्षा के लिए अधिकार था, न नौकरी का, न आर्थिक जिम्मेदारी का। 1919 में तो वोट देने का अधिकार मिला है। 1919 के पहले तक 1919 तक हमारे यहाँ महिलाओं को वोट देने का राइट नहीं था। 1935 में नौकरी, शिक्षा, इसका अधिकार मिला। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, एक प्रख्यात राजनीतिक हुए राम मनोहर लोहिया, उनका था मानवता की आधी पूंजी में, मानवता की आधी पूंजी जो है उसमें स्त्रियों का, महिलाओं का कॉपरेशन, सहयोग होता है। और अगर इनका हम उपयोग नहीं करते हैं तो ये विकास के लिए बहुत ही खतरनाक है। और विकास तभी संभव है जब स्त्रियों के प्रति, कोई भी राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है, कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ सकता है जब हम वहाँ स्त्रियों के प्रति समानता का दृष्टिकोण अपनाएं। तो आज आप देख रहे हैं कि आज महिलाओं को समानता के साथ भागीदारी दे रही है। फिर 1991 में जो पंचायती राज 73वां संशोधन हुआ, पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायती राज जो 73वें संशोधन था, उसमें महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया, जिसे कुछ राज्यों ने बाद में 50% कर दिया। अभी भी कानून में, संसद में हमारा फंसा हुआ है बिल, जिसमें महिलाओं को संसद में 50% की बात की जा रही है। तो आप देख रहे हैं लैंगिक असमानता जो है धीरे धीरे कम हो रही, लेकिन ये धरातल में या वास्तविकता में उतनी कम नहीं हुई है। ऊपर तो दिखता है कि हमने महिलाओं को बहुत प्रोग्रेस कर दी है, लेकिन वहीं आप देखें निर्भया हत्याकांड में लंबा समय लग गया। वहाँ कानूनी दांव पे जितने चले कि उसका अभी जाके उसको फांसी हो पाई है। और ये अगर असमानता नहीं होती तो हमारे यहाँ निरंतर जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिला शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप देखेंगे आज़ादी के बाद बहुत से कानून इसीलिए बनाना पड़े कि महिलाओं को समानता मिल सके, उनको अपने हक मिल सके। मैं सोचता हूं कि आने वाला समय महिलाओं के लिए भी अच्छा होगा। और इसके साथ ही साथ जो आपराधिक कृत्य हैं, ये साइबर क्राइम, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा और सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्कता में ही हमारी सुरक्षा है। आज के लिए इतना ही।